हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। विंग्स उड़ान में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उसी का हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। कॉन्टिन्यूशन में आज का टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं बता दूं, जैसे कि अभी जेकेपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, हमारी तो डेट्स भी आ गई हैं। तो उसी के लिए विंग्स उड़ान पे जो है आपकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो जेकेपीएसआई के कोर्सेज हैं, ये हमारे एक्सपर्टाइज द्वारा लिए जा रहे हैं। वो आपको एक्सपर्टाइज फैकल्टी हमारी आपको टीच कर रही है। सेकेंडली, विंग्स उड़ान एप्लीकेशन पे 5 फुल लेंथ पेपर्स आ चुके हैं, जिसमें कि यू हैव डिटेल्ड सॉल्यूशंस, और वो आपको अवेलेबल है एट जस्ट ₹249। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो डू कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम आईडी लिंक्स भी दे रखे हैं और फ़ोन नंबर्स भी दे रखे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू कॉन्टैक्ट। ओके, so let's begin. Question number 1. When did economic reform took place in India? So I hope everyone knows this answer. In 1991 economic reforms in India took place, and isko hum also we say that new economic policy of 1991. Okay. Question number 2. Prior to reforms in India, India was a mixed economy, market economy, centrally planned economy, and none of these. So, अब तक तो पता होगा that mixed economy is a mix of centrally planned and market economy. Market economy is a free flow market, and centrally planned market under government control. So, these are the three types of economies. So, सॉरी, रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया हुए हैं 1991, उससे पहले हमारी इकोनॉमी जो थी दैट इज़ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. Question number 3. Which economic measure has been undertaken by Indian government to improve the supply side of economy in 1991? ओके, सो 1991 में कौन सा मेजर लिया गया था टू इंक्रीज द सप्लाई साइड ऑफ इंडियन इकोनॉमी? सी, इंडियन इकोनॉमी जो था 1991 से प्रायर टू 1991 वी कैन से इट वाज इन अ डेप्ट, एंड देयर वर मेनी रीजन लाइक गल्फ वॉर देयर इज अ रीजन। देन हमारा जो बीओपी बैलेंस था, बीओपी बैलेंस इतना अच्छा नहीं था, बीओपी बैलेंस हमारा डिट्यूरेट हो चुका था बहुत ज़्यादा। सो फिजिकल डेफिसिट वॉज वेरी मच हाई। इंडियन गवर्नमेंट वॉज इन काइंड ऑफ अ डेट। सप्लाई साइड जो थी हमारी बिल्कुल डल थी, इतना अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा था, बिकॉज सब कुछ जो था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल था, एवरीथिंग वॉज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारे पास जो है वो 3 मेजर्स आए थे हमारे LPG. एल इज़ योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो विच मेजर हैव अंडरटेकन द सप्लाई साइड टू इम्प्रूव द सप्लाई साइड? दैट वाज योर लिबरलाइजेशन. सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन के बेसिक फीचर्स क्या थे, अगर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, तो इट इज़ टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस. जो भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखी थी इंडस्ट्रीज पे, दैट इज़ योर परमिट चाहिए, हमें पहले लाइसेंस चाहिए. सो इट इज़ एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस. और यहाँ पे हुए थे हमारे रिडक्शन हुए थे हमारे इंटरेस्ट रेट्स के, टैरिफ के, जो कि बहुत हाई सेट कर चुके थे, उन सबका रिडक्शन हुआ था इंटरेस्ट रेट का. सो लिबरलाइजेशन लेड टू इंक्रीज इन द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी 1991. आफ्टर लिबरलाइजेशन जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी टू फॉर्म अ न्यू इंडस्ट्री, एंड दैट लेड टू अ पुश इन द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी. ओके. Question number 4. इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड एज. सो जैसे मैंने बताया कि 3 थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो वर्ल्ड डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, दैट इज़ योर ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ था? ग्लोबलाइजेशन ओपन द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, कि हम अब बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जी थी वो ओपन अप हुई. यू कैन से दैट वी हैव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नाउ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. देयर द कोलैबोरेशंस विद द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन also. India is collaborated with many of the world organizations after globalization. Okay. Question 5. What is devaluation of currency and depreciation of currency? Now, depreciation of currency क्या होता है, devaluation of currency क्या होता है? Both in the term of to decrease in the value of currency in term of foreign currency. Foreign currency में आपकी value of currency decrease होना, that is your डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. ना, व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ करेंसी इज योर डिवैल्यूएशन, एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ एक्सचेंज रेट इज योर डेप्रिसिएशन, एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी इज योर डिवैल्यूएशन, एंड डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इज योर डिवैल्यूएशन, सॉरी, डेप्रिसिएशन. सो योर डिवैल्यूएशन इज डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट. जो गवर्नमेंट खुद से अगर आपकी करेंसी को डिक्रीज कर रही है, दैट इज डिवैल्यूएशन. एंड अगर आपकी करेंसी फॉल हो रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, तो दैट इज योर डेप्रिसिएशन. सो एक्सचेंज रेट कैसे सेट होता है? एक्सचेंज रेट जैसे इंडिया में अगर सेट होता है तो हम उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग से हमारा जो है एक्सचेंज रेट सेट होता है इंडिया में. इसको वी ऑल्सो से इट एज अ डर्टी फ्लोटिंग काइंड ऑफ सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो है वो फ्री मार्केट भी रहती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी रहती है. बेसिकली अगर हम देखें तो
जो आपका यहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट रहता है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड ऑफ योर फॉरेन करेंसी रहती है, तो यहीं से हमारा जो है वो एक्सचेंज रेट सेट किया जाता है। बट ये ज़्यादा हाई या ज़्यादा कम ना हो, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन रहता है। तो दिस इज़ योर मैनेज फ्लोटिंग। अगर हमारी सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज से हमारी अगर हम देखते हैं तो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज से अगर हमारी जैसे कि यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हुई है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, सो दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अगर मार्केट फोर्सेस से होता है। एंड अगर सेंट्रल बैंक या कंट्री जो है वो अपनी मर्जी से करती है, आपकी करेंसी को डिक्रीज करती है, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट किया जाता है, सो दैट इज़ योर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब करेंसी को डिक्रीज क्यों किया जाता है, और वी कैन से दैट 1991 में इकोनॉमी में करेंसी को डिक्रीज करने की ज़रूरत क्या थी, बिकॉज जब आपकी इकोनॉमिक फॉरेन करेंसी में आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि नाउ योर एक्सपोर्ट्स आर मोर चीपर, सो एक्सपोर्ट की डिमांड इंक्रीज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, under which structural reform Indian government formally devalued rupee by 18 to 19% in July 1991 to restore international competitiveness? So this is we can say that there is a devaluation of करेंसी। और डीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ताकि आपका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो, आपकी एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज़ हो, कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। तो कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होना इज़ योर ट्रेड रिफॉर्म, इट कम्स अंडर योर ट्रेड रिफॉर्म। ओके, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म। Moving up to next question, question number 7. Land reforms in India were to abolish intermediary interest in land and to transfer land to the actual tiller of soil. The given statement is true or false. So, the given statement is true. Land reforms that took place in the period of you can say 1950 to 72, फर्स्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया शायद से लैंड रिफॉर्म्स ही रहे हैं। इन दिस पीरियड जब आपके लैंड रिफॉर्म्स आए थे, तो उनका बेसिक जो था वो यही था, टू abolish the intermediary, okay, and give this land back to the actual tiller. It is what were the reasons of introducing economic reform in 1991? So 1991 में economic reforms क्यों आ गए? मैंने जैसे बताया कि इकोनॉमी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वी हैव हाई फिजिकल डेफिसिट एंड बीओपी कंडीशंस बहुत डिट्यूरेट हो चुके थे, दैट वर नेगेटिव में थे हमारे, एंड गल्फ वॉर वॉज ऑल्सो देयर। सो गल्फ वॉर, नेगेटिव बीओपी बैलेंस एंड इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, ऑल थ्री आर द रीजन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आपका बीओपी क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं कंट्री की इकोनॉमी की, और यू कैन से इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जो कि इंटरनेशनल हो, हमारी दूसरी कंट्री के साथ जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दैट आर ऑल रिकॉर्डेड इन योर बीओपी। सो हमारा बीओपी बैलेंस नेगेटिव में था प्रायर टू 1991, एंड इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एफडी इज योर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू यू कैन से। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। और फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग्स करती है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ बोरोइंग्स इन प्रायर टू 1991। ओके, question number 9, that is a fill in the blank. Under the leadership of dash economic reforms in India were launched. So किसका leadership था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू. So it is under the leadership of पीवी नरसिम्हा राव. पीवी नरसिम्हा राव was the prime minister at that time, and he was the 9th prime minister of India who served from 1991 to 1996. ओके, मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं। मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीवी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या रहता है? पुलिंग बैक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, पुलिंग बैक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, selling private company shares to PSUs when government sell their shares to or liquid assets. So option D is the right answer. disinvestment क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने जो शेयर्स हैं, देयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स हैं या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स हैं, उनको सेल करती है टू प्राइवेट सेक्टर, दैट इज योर डिसइन्वेस्टमेंट। Abolishing licensing of industries in country was feature of new economic policy under. So abolishing license किसके अंडर हुआ था? Abolish license was under liberalization. Under liberalization, license of many industries was abolished in 1991, but there were some industries that still have license requirements. Select the one whose license wasn't abolished in 1991.
स्टील और लिकर, सो बोथ वर देयर, जिनका लाइसेंस नहीं एबॉलिश हुआ था. देयर वर 8 कोर इंडस्ट्रीज यू कैन से एट दैट टाइम. या सो 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे पास आती हैं जिनका हमारा लाइसेंस एबॉलिश नहीं हुआ है. दैट इज़ योर कोल, देन क्रूड ऑयल, coal, crude oil, natural gas, coal, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizers, steel, cement, and electricity. Okay. What all varieties were included in green revolution for high yield? So कौन सी varieties थी? So there were 3 varieties, not 2. So many of people think in green revolution we have 2 varieties, that is wheat and rice, but there are 3 varieties, that is wheat, rice, and maize. Question 14. The process of transferring ownership, management, and control of public sector partially or entirely to private sector is known as privatization. That is your privatization, and privatization allows your economic democracy, जहाँ पे private sector without or very little government intervention के अपने economic activities को freely undertake कर सकता है. Okay. Question number 15. Which of the following arguments are made in favor of privatization of country's economy? So privatization से क्या है? Arguments favor in privatization. It helps to revive sick public sector units. Yes, it does. It creates a competitive environment for business. Yes, it does. It helps to protect the sovereignty of consumer. Yes, it does. So all of the above is the right answer. With privatization, हमारे जो sick public sector units थे उनको अच्छा रहा, वो रिवाइव हुए विद दिस प्राइवेटाइजेशन, एंड प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन बना, इन्वायरमेंट में बिजनेस बढ़ा. ओके, एंड कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से ही अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन में प्रोडक्शंस की जाती हैं. Which of the following sector of reforms were introduced in India under new economic policy? Financial sector. Okay. Financial sector reforms under new economic policy. So change in monopolies and restrictive trade practices, no. Freedom of importing capital goods, no. Reduction of cash, CRR and SLR, none of the above. So reduction of CRR and SLR, if we can see, these are the financial sector reforms. रिडक्शन इन CRR और SLR को अगर हम दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं, CRR एंड SLR क्या रिड्यूस करने से क्या होगा, इकोनॉमी में जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज होगा, कैश फ्लो इन इकोनॉमी इंक्रीज होगा, एंड पीपल विल डिमांड मोर. Okay. Question number 17. What is the full form of LQP system that existed before onset of new economic policy? So that is your license, quota, and permit. Okay, so question 18. Which of the following are parts of structural adjustment program of new economic policy 1991? So जो under new economic policy you have liberalization, privatization and globalization, right? So liberalization जो थी उसके आगे अंदर 2 parts आते हैं हमारे पास, जिसमें एक आता है structural adjustment program, SAP कहते हैं हम इसको, and the second one is your macroeconomic stabilizers. Macroeconomic stabilizers. So structural adjustment programs जो हो रहते हैं, that is basically to एडजस्ट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे हमारा इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज हो, BOP में बैलेंस मेंटेन हो, एंड इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर वी हैव डिफरेंट पार्ट्स, लाइक some of there is industrial reforms is there, then your industrial reforms, tax reforms, fiscal reforms, and apart for this we have trade and capital reforms, monetary and financial reforms जो आपके आते हैं structural adjustment policy में. And next जो आपके macro economic stabilization में आते हैं वो आपके inflation control and BOP payment adjustment and currency devaluation, that comes under your macroeconomic stabilization. So question number 18 is which of the following is a part of structural adjustment program? So your industrial reforms is part of this, tax reform is, and fiscal reforms is there. So option A, C and D. Option D is the right answer. Moving up to next question, question number 19. Which of the following has or have occurred in India after its liberalization of economic policy in 1991? Okay, so after liberalization in 1991 India में क्या हुआ? Share of agriculture in GDP increased, share of India's export in world trade increased, FDI inflows increased, India's foreign exchange reserves increased. So we can see कि हमारा जो main focus था was that not much on agriculture. In LPG we don't have that much focus on agriculture. Focus था industrialization पे, privatization पे and globalization पे, open the world trade. Okay, so
आफ्टर 1991 वी कैन सी शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था बिकॉज वी डीवैल्यूड द करेंसी, और जैसे हमने डीवैल्यू करेंसी की तो एक्सपोर्ट जो थे वो हमारे चीपर हो गए, और एक्सपोर्ट चीपर होने से एक्सपोर्ट का डिमांड इंक्रीज हुआ, एफडीआई भी इनफ्लो इंक्रीज हुआ हमारा, एंड देन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज हुए. सो 2, 3 and 4 इज द राइट ऑप्शन. Option B is the right answer. Moving up to next question. Question number 20. What is the name of tax introduced by Indian Parliament in 2016 to unify the indirect tax system in India? So indirect tax system आजकल क्या है हमारा GST. We all know that about this. So that is your goods and service tax. 21. Name of successor organization of GATT. That is your General Agreement on Trade and Tariffs. So that is your World Trade Organization. Okay, World Trade Organization succeeded your General Agreement on Trade and Tariff. Question 22. Which of the following set of industries is a part of 8 core industries? So 8 core industries I already told you कौन सी है हमारे पास 8 core industries. That is your coal, crude oil, then natural gas, coal, crude oil, natural gas, refinery products, then cement, electricity and steel. ऑल्सो फर्टिलाइजर. सो दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज. सो ऑप्शन में क्या है हमारे पास? माइनिंग नहीं है. कोल एंड पेट्रोलियम नहीं है, कोल है. सो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट्स. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. Moving up to next question. India's first long-term fiscal policy was adopted during tenure of dash as finance minister of government of India. So first long-term fiscal policy जो थी हमारी adopt की गई थी under the tenure of Vishwanath Pratap Singh. Option C is right answer. Okay, and that was adopted in January 1986. Okay. Question 24. The Green Revolution in India has contributed to inter-regional inequality, inter-class inequality, inter-crop inequality. So all of the above. Okay, so I guess this is the last question. No, there's one more question. Inward foreign direct investment is useful because it brings in foreign exchange, brings in modern technology, brings in management expertise. So all of the above. Inward foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना, एफडीआई कंट्री में होना. सो दैट इज ऑल. इट ब्रिंग्स योर फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, इट ब्रिंग्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू द कंट्री जो हमारी कंट्री में नहीं है, बाहर की कंट्री में है, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स यू मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. विद दिस वी आर डन विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो दिस इज सेट ऑफ 25+ क्वेश्चन. अगर आपको लगता है कि देयर शुड बी मोर क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, सो डू कमेंट, विल कम अप विद द वीडियो. ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद विंग्स एकोडान.